नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच सीधी और कड़ी टक्कर देखते हुए नजर आ रही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर हैं जो बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में एक्सपर्ट को भी उलझन में डाल दिया है। उलझन यह है कि बंगाल में जाति और धर्म का चुनावी गणित काम करेगा या फिर चुनावी केमिस्ट्री से बीजेपी यहां पर सत्ता में आ सकती है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक बड़े बड़े वादे किए गए हैं। दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र के कुछ मुख्य वादे आपको बताते हैं। ममता बनर्जी मां कैंटीन चला रही हैं, बीजेपी अन्नपूर्णा कैंटीन चलाएगी। ममता बनर्जी ने विधवा पेंशन 1,000 रुपए देने का वादा किया है, बीजेपी ने 3,000 रुपए देने का वादा किया है। ममता बनर्जी ने ओबीसी में महेश, तामुल, तिली, शाह को आरक्षण देने का वादा किया है। टीएमसी ने छोटे किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए सालाना रकम देने का वादा किया है। बीजेपी ने भी किसानों को 10,000 रुपए देने की बड़ी बात कही है। अब ममता ने ओबीसी, दलित और आदिवासी परिवार को साल के 12,000 रुपए ट्रांसफर करने का बड़ा वादा किया है। बीजेपी ने दलित और पिछड़े वर्ग की छात्राओं को 3 से 5,000 तक आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। ममता बनर्जी कह रही है कि छात्रों को क्रेडिट कार्ड देंगी, बीजेपी कह रही है कि छात्राओं की पढ़ाई फ्री होगी। ममता का 25 लाख घर बनाने और हर घर साफ पानी का वादा है। बीजेपी ने 11,000 करोड़ का सोनार बांग फंड बनाने का ऐलान किया है। अब समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी ममता को घेरने के लिए किसी भी मोर्चे पर कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है, फिर चाहे बात धर्म की हो, जाति की हो या फिर विकास के चुनावी वादों की। अब देखना होगा कि राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और सक्रिय बंगाल की जनता इन वादों पर कितना भरोसा करती है या फिर उसे सियासी लॉलीपॉप समझती है। সাক্ষী দিতে গেছে, কোর্ট থেকে বেরোচ্ছে, গুন্ডারা আগুন লাগিয়ে দিল তার গায়ে, মেয়েটাও ছুটছে, আগুনও ছুটছে, মেয়েটা মরে গেল। তার বাবা মা প্রতিবাদ করতে গেল, তার বাবাকেও খুন করে দিল। এই অত্যাচারী স্বৈরাচারী নরেন্দ্র মোদীর দল বিজেপি পার্টি মানে ভারতীয় জঘন্য পার্টি। এরকম এত বাজে পার্টি কোথাও দেখবেন না। আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি, আমিও 7 বার লোকসভার এমপি ছিলাম, আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি, কিন্তু এইরকম নিষ্ঠুর, এরকম নিঠুর, এরকম স্বৈরাচারী, এইরকম পুরো আমি দেখিনি। বিজেপি হচ্ছে দানবের দল, দৈত্যের দল, রাবণের দল, দুর্যোধনের দল, দুঃশাসনের দল, দুরাচারের দল, অশান্তির দল, সন্ত্রাসের দল, মানুষের পেট বন্ধ করে দেওয়ার দল। সবাইকে বলে চোর, তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে, চোরদের ঠাকুর दादा। घुसपैठ को पूर्णतया बंद करने का काम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी और समयबद्ध तरीके से बॉर्डर फेंसिंग को स्ट्रेंथनिंग करना, आउटपोस्टों को स्ट्रेंथनिंग करना, सीसीटीवी सर्वेलेंस से थानों को जोड़ना और थानों की घुसपैठ जब होती है तो जिम्मेदारी तय करना, ये सारे काम हम करेंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए। विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपया प्रति वर्ष हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जिससे सम्मान पूर्वक वो रिहेबिलिट हो पाए। हमने सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का निर्णय करा है। कोई भी महिला हो, कोई भी बच्ची हो, केजी से पीजी तक सारी पढ़ाई का खर्चा बंगाल सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, वो उठाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो बंगाल के चुनावी गणित
इस समय उलझन में डाल रहे हैं, क्योंकि पहले ममता बनर्जी अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, उसके बाद बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करती है। ममता बनर्जी के घोषणा पत्र को देखकर लग ये रहा था कि बड़े बड़े वादे इसमें किए जा रहे हैं, यानी सत्ता वापसी की पूरी तैयारी की जा रही है। कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी, रोजगार से लेकर राहत तक, राशन तक, सब कुछ ममता बनर्जी के घोषणा पत्र में था। लेकिन जब बीजेपी का घोषणा पत्र देखा गया तो उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सीधे सीधे ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए ये घोषणा पत्र बनाया गया है। क्योंकि सबसे बड़ा वादा जो बीजेपी की तरफ से किया गया वो ये कि केजी से पीजी तक की शिक्षा लड़कियों के लिए फ्री होगी। सबसे बड़ा वादा बीजेपी के जो घोषणा पत्र में है, इस बार वो वादे देखने को मिले हैं जो कि शायद बंगाल की जनता को लुभा सकते हैं। लेकिन ये वादे धरातल पर कितने उतरेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासी लॉलीपॉप रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कोई भी पार्टी कमी नहीं छोड़ रही है, ना तो टीएमसी और ना ही बीजेपी। दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ ऐसे ऐसे वादे किए गए हैं जिनका पूरा होना या ना होना ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल वो समय बांध दिया गया है, वो तैयारी शुरू कर दी गई है जिसके जरिए वोट लिए जा सके, जिसके जरिए पश्चिम बंगाल की जनता को लुभाया जा सके। किसी भी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। और हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल आनंद जी, हम देख रहे थे ममता बनर्जी ने जब घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें रोजगार से लेकर राशन तक और राहत तक लगभग सब कुछ था। लेकिन जब बीजेपी का घोषणा पत्र देखा तो क्या है ये कि सीधे ममता बनर्जी को टक्कर देने की तैयारी है, या फिर ये जो वादे हैं धरातल पर भी उतरेंगे, या फिर सिर्फ सियासी लॉलीपॉप? देखिए काजल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सियासी लॉलीपॉप आज तक नहीं दिखाया है। हाँ, कुछ विलंब जरूर हुआ है कार्य को करने में, वो अलग बात है। लेकिन हमने जो भी वादे अपने मैनिफेस्टो में किए हैं उसी के आधार पर अन्य राज्यों में चुने गए हैं। जैसे बिहार उसका जीता जाता उदाहरण है, और जो केंद्र से भी हमने जो मैनिफेस्टो में जिस बातों को वर्णन किया था वो भी हमने धरातल पर उतारा है। और जहां तक मैनिफेस्टो की बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने सारे वर्ग को साधने का काम किया है। इसका मतलब ये है कि हमने जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था वो हम फलित फलित आज भी उसको देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वो धरातल पे उतर रहा है। और जहां तक ममता बनर्जी जी की मैनिफेस्टो की बात है तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बातों का माया जाल बिछाया है, और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उनके मैनिफेस्टो में और अभी के मैनिफेस्टो में। तो और हमने जो मैनिफेस्टो जाहिर किया है उसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा हमने दिया था वो कहीं ना कहीं दिख रहा है, उसका असर दिख रहा है कि निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, और ट्रांसपोर्टर से भी जो उनके पैसे लगते थे उसमें भी उनको बचत दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें महिला को पढ़ाने पे जोर दिया जाएगा वहां की आवाम के द्वारा। और जो छात्र हैं, छात्रों के लिए भी व्यवस्था रखी गई है कि जैसे वो छठी क्लास में आएंगे दलित और पिछड़ों के लिए तो हम उनको 3,000 का महीना देंगे, 9वीं में जाएंगे तो 5,000 का देंगे, 11वीं 12वीं में जाएंगे तो 11वीं में 7,000 और 12वीं में 10,000 तक का रखा गया है। तो हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम किया गया है। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भाजपा किसानों को परेशान कर रही है, तो आपने देखा होगा किसानों के लिए हमने कितना कुछ इसमें डाला है। जो केंद्र की योजनाओं को ममता दीदी अपने नाम से चलाती है, जो केंद्र की योजनाओं को वो धरातल पर नहीं उतरने देती है, जैसे किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान भारत है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको अपना प्रचार करके वो ज्यादा चलाती है। हर वक्त केंद्र को नीचे दिखाने का जो वो काम करते आई है, कहीं ना कहीं वो दूर होगा। और किसानों के लिए तो ममता बनर्जी ने भी किसानों के लिए तो ममता बनर्जी ने भी घोषणा की है, और ममता बनर्जी ने कमी कोई नहीं छोड़ी है। देखिए
अगर ममता जी हाँ। अगर धरातल पे सारे कामों को कर रही हैं तो उस प्रकार से उनके जो लोग बैठते हैं टीवी के डिबेट में, आपके चैनल पर बैठते हैं, जैसे कल ही एक बैठे थे संजय सरकार जी 5 बजे, उनकी बातों को आपने देखा होगा, जो बौखलाहट थी और जो मारने की वो धमकी दे रहे थे कि इन लोगों को मार देना चाहिए, तो ये एक बौखलाहट है जो ममता बनर्जी जी के अंदर भी है। एक छोटे से प्रश्न पे जिस प्रकार से उतावला हो गए थे और वो किसी आपके एंकर को बोलने तक नहीं दे रहे थे और लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है उसको वो लज्जित कर रहे थे, तो ये बस कहने की बातें हैं उनके तरफ से, हम करेंगे और हम और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बोलने से रोक कोई नहीं सकता। बात यह है कि उनके पास फैक्ट नहीं होते, वो फैक्ट रख नहीं पाते हैं, बोलने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए फैक्ट की जहां तक बात है, हाँ। कल आप ही के चैनल पे वो मना कर रहे थे आपके एंकर को कि मुझे मत टोका टिप्पणी कीजिए, क्योंकि उनके पास फैक्ट नहीं होते, क्योंकि उनके पास फैक्ट नहीं होते हैं, बात यही है। फैक्ट नहीं था, वो बस हल्ला कर रहे थे। हाँ। तो एक वही चीज है, वही एक उदाहरण है जो उनके मैनिफेस्टो में दिखा। अगर आपने धरातल पे काम ही किया है तो फिर आपको इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से वो नाराज हो जाती हैं स्टेज पे किसी बातों पे प्रश्न पूछने पे, तो वो सब उतावलापन नहीं होना चाहिए। तो हमने जो मैनिफेस्टो दिया है वो मैनिफेस्टो में हमने हर एक वर्ग को साधेंगे और भाजपा है तो मुमकिन है और हम वो करेंगे। जी, सबसे बड़ा वादा जो एनआरसी और एनपीए को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ था, एनपीआर को लेकर, एनआरसी को लेकर, खासकर पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पर तो बीजेपी ने सबसे पहला वादा यही किया है कि पहली कैबिनेट में इसी को लागू किया जाएगा। बहुत बड़ा हो गया ये तो। हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो सीएए एनआरसी को लेकर जो हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी इसके लिए चिंतित है। और यही बात नहीं है, मैं पहले क्योंकि सीएए को मुद्दा ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ ही बना रखा है बंगाल में, और आप उसी पर गेम खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस चीज को कह दिया था कि एक बार जब कोरोना का वैक्सीन लग जाएगा तो हम सीएए एनआरसी लाएंगे, क्योंकि संविधान हमें इजाजत देता है और राज्य सरकार को उसका पालन करना पड़ता है, उस मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। ये संविधान के आर्टिकल में ये लिखा है। तो जो सीएए एनआरसी है, आपने देखा होगा कि 2005 में जब ममता दीदी ने भी स्पीकर पे एक बेंच जब उछाला था और उसमें घुसपैठियों के खिलाफ सबूत थे और उन्होंने भी इस बात की चिंता जताई थी, यहाँ तक कि मनमोहन सरकार ने भी इस पे चिंता जताई थी और हम वो करेंगे। तो अगर घुसपैठिए बैठे हैं और ये छद्म राजनीति जो करते हैं, जो विपक्ष हमारे सामने बैठा है आज, ममता जी की सरकार जो छद्म राजनीति करती है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुकी है। पहले कभी वो सबूत देती है इसके ऊपर, और जब सीएए एनआरसी को लागू करने की बात की जाती है, जबकि वो देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, क्योंकि वो जरूरी है हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारे देश में जो लोग आ रहे हैं, जो हमारे देश में मुसलमान शरणार्थी आ रहे हैं, वो हमारे देश के लिए आंतरिक खतरा है। उन्हें अल्पसंख्यक हिंदुओं को रक्षा का बचाव करते हुए, क्योंकि एक हिंदुस्तानी है जहां लोकतंत्र जीवित है। अगर आप पाकिस्तान की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, बहुत सारे जो रोहिंग्या लोग जो एक्सपोज हो गए हैं जम्मू कश्मीर में, तो अगर उनके दर्द को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दर्द तो बांग्लादेश का ही दर्द का बयान करते हैं, पाकिस्तान के ही दर्द का बयान करते हैं। तो हम अपने देश की संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। पहले कैबिनेट में उसको हम लागू करेंगे और हम करके जो हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हैं उनको बाहर करेंगे। जी ठीक है, हमारे साथ इस समय सुमित मेहरोत्रा टीएमसी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सुमित जी, टीएमसी को लग रहा था कि बड़े बड़े वादे घोषणा पत्र में कर दिए हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, राशन को लेकर हो या फिर राहत को लेकर हो। सबसे बड़े बड़े वादे बंगाल की जमीन पर किए गए हैं, यानी पूरी कोशिश की गई थी बंगाल की जनता को साधने की। लेकिन अब बीजेपी का घोषणा पत्र देखा आपने, एकदम चौका लगा दिया है। बीजेपी की तो कॉपी करी है हमारी घोषणा पत्र जो हमारा जारी हुआ उसकी, लेकिन हर चीज में थोड़ा थोड़ा आपसे आगे बढ़कर किया है। अरे तो कहाँ कराया? आज 7 सालों में कौन सी चीज दे दी? आज 2 करोड़ नौकरियों की बात करी है, कहाँ दे दी? युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है। आज गैस के दाम 850 रुपए हो गए हैं, इनको वो दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद पेट्रोल के दाम 100 रुपए हो गए, इन्हें वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। महंगाई कहाँ पहुंच गई, इन्हें वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। देश की जीडीपी नीचे आ गई, इन्हें वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये कहां पे हैं? ये हमारे घोषणा पत्र में देख करके इन्होंने लुभाने वादे कर तो दिए। इन्होंने जहां जाते हैं केवल अपने वादे करके आ जाते हैं, इसके अलावा सरकारों में इन्हें कोई काम नहीं करना है। इन्होंने करा कहां है 7 सालों में? आज बताइए।
चाहे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो इनकी, चाहे इनकी बिहार गवर्नमेंट हो, चाहे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट हो, चाहे गुजरात की गवर्नमेंट हो, कहीं का एक ये बता दें कि इन्होंने काम करा है। आज अगर इन्हें को काम अगर दिखाना था तो इनके जो ट्रंप आए थे, इनको इतना विकास अगर इन्होंने करा है गुजरात के अंदर, तो गुजरात में छुपाना क्यों पड़ गया था इनको विकास अपना? और ये विकास की बात करते हैं, नारी शक्ति शरण की बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं? ये नारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं इनकी सरकारों में। ठीक है, ये जवाब कहाँ है? दीजिए। ठीक है राहुल आनंद जी, जवाब दीजिए, आपसे सवाल है। मैं हाँ, सुमित जी को बता दूं, मैं सुमित जी को सबसे पहले इनके सवाल का जवाब दूं। जो पेट्रोल डीजल की बात इन्होंने की है, चलो केंद्र ने नहीं घटाया, कम से कम आप तो कर दीजिए, आपने क्यों नहीं किया? हाँ, हमने 1 रुपया हमने आपने बढ़ाया, हमने 1 रुपया कम करा है, हमने तुरंत 1 रुपया कम करा है। आप लोगों को मालूम है? आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ तो आप सुनिए। आपके लोग तो जान से मारने की धमकी तक देते हैं, ऑनलाइन आकर लाइव आकर जान से मारने की धमकी देते हैं। इसलिए थोड़ा आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, मैं आपको सारी चीजों को बताऊंगा। और जो आप चलो वेस्ट बंगाल की बात कर लें, राजस्थान में आ जाइए। राजस्थान की सरकार ने क्यों नहीं कम कर दिया? उन्होंने तो उल्टा बढ़ा ही दिया। और जहां तक आप भाजपा को घेरने का काम कर रहे थे कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किए हैं, तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश गुंडों का प्रदेश हुआ करता था। मेरी बात को पूरी होने दीजिए। उत्तर प्रदेश गुंडों का प्रदेश हुआ करता था। आज देखिए वहां पे क्या सुख और शांति और बंगाल अमन पर वापस स्थापित आ है। जाइए, बंगाल पर वापस आ जाइए, वहां नहीं बंगाल पर वापस आ जाइए, बंगाल पर मैं आ वापस जा आ रहा जाइए। हूँ। हाँ, और अब अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल को आपने अंदर अंदर जो खोखला किया है उसको अगर दुरुस्त करेंगे तो वो हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमसे ही वहां की आवाम को उम्मीदें हैं। और रही बात दुरुस्त ये कैसे लुहारने करेंगे बात- राहुल आनंद जी, एक मिनट, दुरुस्त कैसे करेंगे? ममता बनर्जी के खिलाफ मजबूत सीएम चेहरा तो बीजेपी के पास है नहीं, कैसे आएगी मजबूती? देखिए काजल जी, सबसे बड़ी बात है सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उससे सब कुछ नहीं हो सकता ना। लोगों को एक चेहरा भी चाहिए होता है, और चेहरा वो जो कि बंगाल का हो खासकर। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बहुत पहले भी जब हमने डिबेट को जब शुरुआत की थी तो उसमें मैंने इस बात का चर्चा किया था कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने की वजह से वहां नेताओं की कमी नहीं है। हाँ, एक चेहरा हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उनकी जो सर्वश्रेष्ठ चेहरे जो होते हैं उनको आगे करके ही लोग लड़ते हैं। और आपने देखा होगा हमने महाराष्ट्र में फतेह किया था। ये नौबत आ गई है, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वहां पे लड़ाने के लिए। मेरी बात को पूरी कर दीजिए। उत्तर प्रदेश हमने लड़ा था, और उत्तर प्रदेश में हमने सीएम दिया जो एकदम सशक्त और मजबूती के साथ उस प्रदेश को चला रहे हैं। बिहार में हमारे चेहरे पहले से ही नीतीश जी थे, जबकि ज्यादा सीटें आने के बाद भी हमने नीतीश जी को ही आगे रखा, क्योंकि वो हमारी विचारधारा है। लेकिन राहुल आनंद जी, शायद आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी का जनाधार बीजेपी से ज्यादा अच्छा है, और नेतृत्व भी। देखिए इसमें काजल जी मैं आपको कहूंगा कि आपने थोड़ा गलत उसमें कह दिया। हाँ। क्या गलत कह दिया? क्योंकि जब इसके पहले जब लोकसभा की जब चुनाव हुई थी तो जहां हमारे 2 सांसद थे वहां हमारा जनाधार बढ़ के 18 सांसद तक चला गया है, तो ये कहना गलत होगा। और पहले 3 सीटें आई थी, पहले सिर्फ आपके खाते में 3 सीटें आई थी, उसको भी मत भूलिए। 3 सीटों को अब 200 तक ले जाने का बड़ा दम इस समय बीजेपी भर रही है, बहुत बड़ी चुनौती है इस समय। बिल्कुल, क्योंकि पहले कभी 2 सांसद भी आए थे हमारे, हाँ। ठीक है, उसके बाद 16 सांसद बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं दम बढ़ा गया, तभी तो वो बढ़े। इसलिए कॉन्फिडेंस हमारा है कि इस बार जो आवाम है वो हमें वहां मौका देगी। और जिस प्रकार से वहां पर लोगों को बना दिया गया है कि हम वो बदतमीजी से बात करते हैं इनके विधायक, पक्ष होकर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और सम्मान करते हुए सबको मौका मिलेगा। ठीक है, सुमित मेहरोत्रा कुछ बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, ठीक है, वरना वो बीच में बोलेंगे, बात पूरी होगी नहीं। ठीक है, बोलिए आप, पहले आप ही जवाब दे दीजिए। काजल जी, यही लोग पहले कहते थे कि बांग्लादेशी हैं बंगाल के अंदर, इन मुसलमानों को भगाया जाएगा। ममता जी मुसलमानों की सपोर्टर हैं, और आज ये कह रहे हैं हम मुसलमानों का भी सपोर्ट लेंगे। इनकी करनी और कसनी में यही अंतर है। अब जब इन्हें दिखने लगा है कि वहाँ का मुस्लिम ममता दीदी का प्रिय है, ममता दीदी को सपोर्ट करता है, हिंदू वहाँ पे सपोर्ट करता है, नंदीग्राम की करी जाए, आज नंदीग्राम के अंदर जो ममता दीदी को सपोर्ट मिल रहा है, ममता दीदी को प्यार मिल रहा है, ये बौखला गए हैं लोग, ये लोग डर गए हैं कि कहीं हमारी ये सीट हार ना जाए। तो अब ये कहने लगे कि मुसलमान भाइयों हमारा साथ, और जिस तरीके से लोग खेल रहे हैं, चाहे कहीं पे कोई सा प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश है, वहां के अंदर एक कोई प्यासा
जा करके मंदिर के अंदर पानी पीता है, वो इसे ये लोग पीटते हैं, मारते हैं और क्या कहते हैं मुसलमान आदमी है, ये पानी पी रहा है, ये भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होती है, सारे धर्मों को हम सम्मान देते हैं। ये लोग ये काम करते हैं, चाहे कोई सा प्रदेश हो इनका, चाहे गुजरात हो चाहे बिहार हो, ये लोग यही काम कर रहे हैं, लड़ाई लड़वाने का, और कोई काम नहीं। 7 सालों में कोई काम नहीं कर रहा, कोई विकास की बात नहीं करी है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा था माननीय मोदी जी ने, वो आज तक नहीं दे पाए हैं। रोजगार देने का वादा करा था, वो आज तक नहीं दे पाए हैं। युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है, उसकी ने कोई परवाह नहीं है। युवा ठीक है, आपने बंगाल में कितना दिया उसका जवाब वो देंगे, बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं सुमित जी को कि उन्होंने जो मुसलमान को भगाने की बात की है, तो मैं अभी भी अपने पुराने स्टैंड पे कायम है। मैं वो अवैध घुसपैठिए जो मुसलमान हो या किसी धर्म के हो, उनको तो जरूर भगाएंगे, और इसीलिए सीएए और एनआरसी का हम जिक्र कर रहे हैं। और हमने झूठा सेकुलरिज्म की बात कभी नहीं किया। यही गलती है। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। शिष्टाचार में हम लोग बात करें, अच्छा लगेगा। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, शिष्टाचार में रहें। मैं भी शिष्टाचार में आता हूँ। और हमने सीएए एनआरसी पहले बैठक में इसीलिए उसको लागू करने का प्रावधान रखा है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, आज आपको जो हिंदू बाहुबल क्षेत्र में अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए चंडी पाठ करना पड़ रहा है, ये नकली सेकुलरिज्म है। यही सेकुलरिज्म है जो आप हिंदू मुसलमान को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, किसी को नहीं सबका हिंदू हूँ, तभी मैं दूसरे धर्म का सम्मान करता हूँ। दीजिए, अपने बात दीजिए। एक करके बोलिए, एक करके, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, एक करके बोलिए। जहाँ तक रोजगार की बात है, हाँ। तो आपने भी अगर रोजगार दे रखा है तो आप उस आंकड़े को पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक कीजिए। हमने कितने रोजगार दिए हैं एमएसएमई के अंडर में, मैं उसको सार्वजनिक करता हूं कि पूरे देश में कितने लोगों को विदाउट एनी गारंटी 10 लाख रुपए तक की रोजगार दी गई है। और वो रोजगार उनको रोजगार शुरू करने के लिए दिया गया है, क्योंकि हमारा देश बड़ा है और हमारे देश में हुनरों की कमी नहीं है, युवाओं की कमी नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी जी, एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सीएए जिसको ममता बनर्जी बीजेपी की कमजोरी समझ रही हैं, और सिर्फ कमजोरी समझ नहीं रही हैं बल्कि उन्होंने बंगाल में पूरी तरीके से ये साबित कर दिया है। सीएए के खिलाफ लगातार प्रचार कर रही हैं बीजेपी की कमजोरी बताते हुए। अब उसी को हम देख रहे हैं घोषणा पत्र में बीजेपी ने अपनी मजबूती बता दिया है, यानी सबसे पहले जो कैबिनेट होगी सरकार बनने के बाद उसी को लागू किया जाएगा। लगता नहीं कि इसका थोड़ा बहुत भी नुकसान होगा, क्योंकि खिलाफ प्रचार ममता बनर्जी कर रही हैं। मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में एक बात कही थी कि हमारे देश का जो संविधान है उसके अंतर्गत, उसकी मर्यादा में हमें अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का सम्मान रखना है। तो जो गैर भाजपा राज्य है वहां भी सीएए एनआरसी लागू किया जा रहा है और वो अप्रैल से वो लागू हो जाएंगे, और वो हमारा देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है और वो हमारी मजबूती है, हमारी कमजोरी नहीं है। क्योंकि इसकी बात कांग्रेस ने भी राजस्थान के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था। और नुकसान की जहां तक बात है, ये उनके लिए नुकसानदेह है जो घुसपैठिए बनकर हमारे देश के अंदर बैठे हैं, और वो जो गैर मुसलमान हैं उनके सम्मान में है। ठीक है, ठीक है सुमित, ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज को आप बीजेपी की कमजोरी समझ रहे हैं उसी को मजबूती बनाकर गेम खेल कर ले जाएं और टीएमसी देखती रह जाए। कुछ नहीं है, बीजेपी गेम कुछ नहीं खेल पाएगी। जनता समझ चुकी है कि आज 7 सालों में इन्होंने कौन सा विकास करा है, देश को किस राह पे लेकर के जा रहे हैं। युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है। बंगाल का आदमी समझदार है, यूपी और बंगाल उसके बिहार की तरह नाकामी नहीं करेगा। जो इनको वोट दे दिया तो सरकार बना दी, डबल इंजन की सरकार चल रही है, काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे जाके कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की वहां पे सरकार कहाँ है? फुल फ्लेज गवर्नमेंट है। वहां पे तो आपके बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है, काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो वादे करे थे वो भी पूरे नहीं हुए भी कि फ्री में वैक्सीन देंगे। अब तो पैसे ले रहे हैं आप लोग, फ्री में वैक्सीन क्यों नहीं देते हैं? जनता क्यों मर रही है? इसका जवाब दीजिए राहुल आनंद जी। और आप बात करते हैं, सुनिए राहुल आनंद जी, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। आज किसान 170 किसान शहीद हो चुका है, उसके ऊपर आप लोग बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि
उसके ऊपर अगर हम बात कर लेंगे तो हमें काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। माननीय मोदी जी के पास 2 मिनट का समय नहीं है दिल्ली में बैठ करके किसान भाइयों से बात कर ले, या अमित शाह जी के पास चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। बताइए। ठीक है, जवाब दीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। हाँ बोलिए। सबसे पहले मैं बता दूं, जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में हॉर्स पावर कितना है ये मायने रखता है कि ये दोनों इंजन में वो डब्बा को खींचने की कितनी ताकत है, तो वो जल्दी से मंजिल पे पहुंचेगी। अगर वो उसकी रफ्तार स्लो होगी, पावर कम होगा, तो जल्दी नहीं पहुंचेगी, 5 साल भी कम हो जाएंगे। और बिहार जी एक बात मत बोलिए, अगर एक ट्रेन को 2 डब्बे खींचेंगे तो ट्रेन ट्रैक से भी हट सकती है, पटरी से उतर सकती है ट्रेन। देखिए, इस बात को इग्नोर मत करिए। ये संतुलन हाँ, जो ड्राइवर संतुलन बना के रखना होगा, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की यहाँ भी सरकार है, वो बहुमत की सरकार है। हाँ। और उन्होंने समन्वय बैठा रखा है अपने अलायंस के पार्टी के साथ, तभी वो विकास की रफ्तार है। जहां तक कोरोना वैक्सीन को फ्री करने की बात है, तो आप एक बार आकर सेंटर जिसको सेंटर को सरकार ने ऑथराइज किया है, उस पर एक बार देख लीजिए सुमित जी, कितने लोगों को मिल गया है। बहुत ज्यादा बिहार नहीं है, दूर बंगाल से, एक बार पता कर लीजिए, गूगल भी करेंगे तो आपको दिख जाएगा। मैं आपको प्रमाण, राहुल आनंद जी, मुझे मालूम है कहीं फ्री नहीं मिल रही है। घोषणा पत्र में कहा था हम फ्री वैक्सीन देंगे, कहीं कुछ नहीं है। और आपका एक घोषणा पत्र कल बंगाल के अंदर जारी हुआ है, हर एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। नौकरियां कहाँ है साहब? 2 करोड़ नौकरियां तो पहले ही नहीं दे पाए। पहले जो वादा करा था उसे तो पूरा करिए। मेरी बात को सुनिए। बंगाल जो है, क्या वो हमारे हिंदुस्तान से बाहर का चीज है? वादे मत करिए बंगाल के अंदर। मैंने तो किसी किसान को नहीं देखा कि कानून वापस लो, बस एक वादे करेंगे, जनता पकड़ लेगी आपको। झूठे वादे आपने बहुत कर लिए जनता से। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, आपसे लास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि आपको लगातार लग रहा है कि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है, शायद बीजेपी को हार नसीब हो सकती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इस समय धार्मिक ध्रुवीकरण से बीजेपी को फायदा हो सकता है, जो कि केंद्र में भी हुआ और अन्य कई राज्यों में भी हुआ? लास्ट रिएक्शन आपका। काजल जी, जिस तरीके से लोगों को खेल खेलना था सब समझ चुके हैं। हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति कर चुके हैं ये लोग, जितना करना चाहे कर लें, पर वहां की जनता बहकेगी नहीं। माननीय ममता दीदी के साथ में लेकिन उसी के जरिए आप शायद ये भूल रहे हैं कि उसी के जरिए बीजेपी जीत भी हासिल कर लेती है और बाकी लेफ्ट देखता रह जाता है। आप इस बात को मत भूलिए, क्योंकि मजबूती आपको बनानी होगी। नहीं, हमारी मजबूती है, बिल्कुल मजबूती हमारे प्रदेश के अंदर। हमारी 10 साल की गवर्नमेंट चली है, हमने जनता के लिए काम करा है। कोई झूठे वादे नहीं करे इनके लिए, इनकी तरह जो कोई झूठे वादे करे हो कि नौकरियां दे देंगे, युवा बेरोजगार हो रहा है, उसके लिए कोई परेशानी वो नहीं है, इनके पास मैप नहीं है। तो आज हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि झूठे वादे कब तक होते रहेंगे देश के अंदर। ठीक है, कौन झूठे वादे कर रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झूठे वादे हो या सच्चे वादे हो, लगभग दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हो या फिर टीएमसी की तरफ से। घोषणा पत्र दोनों पार्टियों ने जारी किया है, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े वादे किए गए हैं। अब इन वादों को धरातल पर उतरने में कितना समय लगेगा या फिर सिर्फ सियासी लॉलीपॉप बनकर रह जाएगा, ये देखना होगा और 2 मई को साफ हो जाएगा। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।